बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मैं हूं शाज़िया नैयर और साजिद तारड़ साहब हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू शाजिया। साजिद साहब, क्या मसरूफियात हैं? आप पाकिस्तान में हैं, क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान में सियासी माहौल बहुत हद तक गर्म है। ऑल्दो वैसे भी सर्दी जा रही है, लेकिन जो सियासी माहौल है वो कुछ एक्स्ट्रा ही गर्म होता जा रहा है। अदम एतमाद जो है वो पेश होने जा रही है। 18 तारीख दी हुई है अपोजिशन की तरफ से कि अदम एतमाद जो है वो पेश की जाएगी। अगर अदम एतमाद पास या फेल होती है, दोनों सूरतों में आप पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है उसका क्या मुस्तकबिल देखते हैं, और इसके साथ साथ जो इस्तेहकाम है क्या वो मुल्क में नजर आएगा, या दोबारा से शहरियों को धरनों और मुजाहिरों का सामना करना पड़ सकता है? शाजिया, मेरे ख्याल में सहाफत और सियासत, इसमें जो मुश्तरक चीज है वो ये होती है कि वही हो रहा होता है जो लोग देखना चाहते हैं या सोच रहे होते हैं। सहाफत में आप वही चीज दिखाते हैं जो लोग चाहते हैं। सियासत में भी आपने लोगों की डिमांड के हिसाब से, सोसाइटी के इश्यूज के हिसाब से आपने चीजों का डिसीजन लेना होता है। इस वक्त जो जी। मुल्की हालात हैं, एक तो गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से कई चीजों का सामना है पाकिस्तान को, मुश्किलात का। गर्मी की जी। आमद है, और बिल्कुल सियासत जिस तरह है वो सब्जी मंडी बन चुकी है। बोलियां लग रही हैं। यहाँ सुनने में आ रहा है कि 20-20 करोड़ के एमएनए बिक रहे हैं। पेशावर से कालें भी आ रही हैं। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हालात इस तरीके से हैं कि सारी दुनिया के लिए एक पाकिस्तान तमाशा बनता नजर आ रहा है। अब उसमें जो एक आज की जो नई पेशरफ्त है, कहते हैं जो वजीर आला बनने के लिए परवेज लाई साहब को अपोजिशन एग्री कर गई है कि परवेज लाई साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। और मरकज में फेडरल हालात ये है कि स्पीकर साहब ने अपने जो लीगल डिपार्टमेंट है उससे ये पूछा है कि जो 63A है, जो कानून है, उसके हिसाब से जो लोग क्या अपनी पार्टी पीटीआई के लोगों को पीटीआई के खिलाफ वोट डालने से रोका जा सकता है। ये क्वेश्चन उन्होंने उनसे किया, जिसका जवाब ये जी। आया है कि नहीं रोका जा सकता। हाँ, और उनके वोट काउंट होंगे अगर वो डालते हैं आपके खिलाफ। लेकिन ये उन्होंने कहा है कि अगर वो वोट आपके खिलाफ डालते हैं, पार्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो उसके बाद आप उनके खिलाफ जो है वो एक्शन ले सकते हैं। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ मुआशी बहरान है एक, क्योंकि पेट्रोलियम की प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी हैं, बढ़ रही हैं मुसलसल। दूसरा ये कि डॉलर काबिल कंट्रोल नहीं है, करप्शन अपने जोरों पर है। और ये सारे मसाइल है सामने नजर आ रहे हैं। और दूसरा, कोविड की वजह से जो एक इंटरनेशनल इन्फ्लेशन था वो अपनी जगह पर है। लेकिन जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, वो एक बिल्कुल सामने आ चुका है। बिलावल साहब ने अपना लॉन्ग मार्च कंप्लीट किया है। तवक्को के खिलाफ मैं समझता हूँ, हालांकि पीपल्स पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है पंजाब में, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी काफी लोग इकट्ठे करने में कामयाब थे। सिंध से वो बहुत बड़ा जलसा लेकर आए, और लोग जो है उन्होंने महंगाई और दूसरी चीजों की वजह से और अपना पीटीआई के गुस्से में उन्होंने, ये अगर देखा जाए कि इस वक्त खान साहब ने 3-4 सियासी जलसे किए और उसमें ऐसी जबान इस्तेमाल की जिस पे कई लोगों को एतराज है। उन्होंने आर्मी चीफ साहब को भी उसका निशाना बनाया। उन्होंने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर को भी तनकीद का निशाना बनाया। जलसे सियासी होते थे, लेकिन वो फॉरेन पॉलिसी और उसका गलत इस्तेमाल किया जाता रहा उस पे। मेरे ख्याल में खान साहब, बल्कि जो लास्ट हुआ जलसा अभी रिसेंटली, उसमें जी। खान साहब, मेरा ख्याल है उनको कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि प्लीज बी केयरफुल। इसमें काफी केयरफुल रहे वो, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस आखिरी जलसे में अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस पे ही जोर दिया है। उन्होंने इज्तनाब किया है फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान के दूसरे इंस्टीट्यूशंस के पीछे जाने से इज्तनाब किया। ये मैं समझता हूँ अच्छी बात है। लेकिन मैं बार इस पे फिर ये कहूंगा कि परफॉर्मेंस छुपाने के लिए चाहे सब अपना मजहबी कार्ड खेलें उस पे, या उसके ऊपर जो है वो ये बताएं कि अमेरिका मेरे खिलाफ है तो ये साजिश हो रही है। वो इस तरह के एक जो इमेज देना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में कौम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो अपनी गलत कोशिश कर रहे हैं इन चीजों की। लेकिन जो मेरा अपनी असेसमेंट है, शाजिया इस्लामाबाद में बैठे हुए, वो मेरी असेसमेंट ये है
कि पंजाब में गवर्नमेंट चेंज होगी बुज़दार साहब की, लेकिन मरकज में जो है वो इस पे कोई ना कोई कंप्रोमाइज होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस और एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी जो है पाकिस्तान की वो ये समझती है कि इनको टाइम पूरा करना चाहिए। नवाज नून लीग जो है वो समझती है कि इनको टाइम पूरा करें ताकि कोई गुंजाइश ना रह जाए। जिस तरीके से पीटीआई अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर रही है, वो समझते हैं कि जी इनको अपना टाइम दिया जाए और दोबारा इनके वापस आने के चांस ना हो, जो विच मेक सेंस। और दूसरा उसमें ये है कि शाजिया इस वक्त किसी पार्टी, किसी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन के पास कोई भी ऐसा जो है वो अलादीन का चिराग नहीं है जिससे मसाइल हल हो सके। देखें, मिसाइल जो ना हल होने वाली जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन की हद तक है, वो जो कोविड की वजह से महंगाई, उसको तो कंट्रोल किया जा सकता है। जो साथ जो तड़का लगा हुआ है यहाँ पे करप्शन का, उसका किसी पार्टी के पास ऐसा कोई हल मौजूद नहीं है जो फौरन हल हो सके। खान साहब अपना मैंडेट लेकर आए थे रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी का, वो डिलीवर नहीं कर पाए 3.5 साल में। अब आने वाले देखते हैं कि अब क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस वक्त मशहूर हो चुका है हाइब्रिड सिस्टम की वजह से, अब देखें ये कौन सा सिस्टम आगे आता है, लोगों को रिलीफ मिलती है नहीं मिलती। ये डिपेंड करता है कि अगला आर्मी चीफ कौन है, आगे इलेक्शन कब होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप को रिफॉर्म करती हैं कि नहीं। कि हालांकि मैं तो इनको पॉलिटिकल पार्टीज नहीं समझता, क्योंकि देखें जरदारी साहब का जो लड़का है वो भी सीधे ही वजीर आजम बनेगा। मरियम नवाज है, वो एक वजीर आजम की लड़की है, वो भी सीधी वजीर आजम बनेगी। ये इन पार्टियों के अंदर जब जमहूरी प्रोसेस नहीं है तो इनको सियासी पार्टियां कहना गलत होगा मेरे ख्याल में। ये एक करप्शन के अलायंस हैं और देखें लूट रहे हैं, और आज से नहीं लूट रहे, 74 ईयर्स इससे पहले कुछ और पार्टियां लूटती थी और इंस्टीट्यूशन लूटते थे। जब तक इनमें कौमियत नहीं आएगी, जब तक इनमें नेशनलिज्म नहीं आएगा, जब तक खौफ खुदा नहीं होगा, जब तक इक्तिफा नहीं होगा, तो उस वक्त तक पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो सकता। और मुसलसल चीजों के ग्राफ नीचे हैं। सी पैक बंद पड़ा है, बाइडन साहब की कालें नहीं आ रही, और इन चीजों के अगेंस्ट रशिया चले गए हैं। रशिया उसके वेस्ट जो है उस पे अपने कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, वो वेस्ट नाराज बैठा है और वो ढूंढ रहे हैं किसी मौके पे कि वो इन चीजों का हिसाब मांगेंगे। तो इस तरह की सूरत हाल है पाकिस्तान में। साजिद साहब, इमरान खान साहब ने जिस दिन अदम एतमाद पेश होनी है उस दिन अपने एमएनएस को असेंबली में आने से रोक दिया है कि सिर्फ हमारा एक एमएनए जो है वो वहां पर आएगा, एक रुकने असेंबली उस तमाम इजलास में मौजूद हो। आप क्या समझते हैं, क्या इसके पीछे इमरान खान साहब का एक डर है कि मेरे एमएनए कहीं मेरे ही मुखालिफ वोट कास्ट ना कर दें, इसलिए उनको रोका गया है असेंबली आने से? देखिए, मैंने जिस तरह आपको शुरू में कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त इस्लामाबाद एक सब्जी मंडी बन चुका है। जिस तरीके से अगले दिन पार्लियामेंट लॉजेस पे जो अटैक किया गया है मौलाना फजलुर रहमान के एमएनएस पे, वहां से क्लियर नजर आ रहा है, खान साहब की हर स्पीच के अंदर बौखलाहट नजर आ रही है। और मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे जो है वो उसको यूज करने के लिए, और ये बैद नहीं है, ये भी यूज करेंगे, लेकिन खौफ मौजूद है। शेख रशीद साहब जो है पार्टी के अंदर वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि पार्टी के अंदर अभी पिछले दिनों में 3 दिन पहले शेख रशीद साहब और मुनस अलाई साहब की जो आपस में एक तकरार शुरू हुई, जिसमें मिनिस्टर बनना चाहते हैं, हालांकि खुद वो अपनी सिर्फ 2 सीटों पे वो इस वक्त जो दिल करता है मिनिस्ट्री ले लेते हैं। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। जिस तरह मैंने कहा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बौखलाहट है, एक इंतशार है, कौम कंफ्यूज है, नर्वस है। बिल्कुल, लेकिन अब इस पे क्या कहा जा सकता है? कोई, वो कहते हैं ना, एक चीज खराब नहीं है, पूरे का पूरा सिस्टम ही खराब है। आप कोई भी चीज उठा के देख लें, फॉरेन पॉलिसी से लेकर इकोनॉमिक पॉलिसीज आप देख लें, आप डॉलर के हालात देख लें, आप कुछ भी देख लें, तो कोई चीज इस वक्त स्टेबल नजर नहीं आ रही है। अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि पहले कहा जाता था अगले 90 दिन बड़े नाजुक हैं पाकिस्तान के लिए, अब कहा जाता है अगले 48 घंटे, कोई कहता है अगले 24 घंटे। जो ममालिक घंटों के हिसाब से चल रहे हैं उनके हालात क्या होते हैं, तो वही बिल्कुल नजर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। मैं तो समझता हूँ दुआए खैर की जरूरत है, दुआए खैर करें पाकिस्तान के लिए। और लेकिन ये कि इस वक्त जो हालात किए जा रहे हैं, जिस तरह मैं पहले कहता था करप्शन, अब इस वक्त करप्शन और नाअहली और बेवकूफी उसके साथ है। अब देखें कि अल्लाह ना करे कि ऐसे नाकाबिले तलाफी नुकसान पाकिस्तान को हो जो जिनको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाए।
साजिद साहब, एक हिंदुस्तानी मिसाइल पाकिस्तान की हदूद में आता है, 135 किलोमीटर मुल्क के अंदर आ जाता है और उसके ऊपर कहा जाता है कि ये गलती से हो गया। आप क्या समझते हैं, क्या इतनी बड़ी चीज को गलती माना जा सकता है? और मेरा इसी के साथ एक और क्वेश्चन होगा कि क्या ये गलती किसी और मुल्क के खिलाफ अगर हुई होती तो क्या भारत को माफी मिल जानी थी? देखिए, मैं उसके बारे में मैंने काफी स्टडी किया शासिया, वो लगती ह्यूमन एरर ही है। उसकी वजह ये है कि अगर कोई इस तरह की वो पूरी मुहिम करते शुरू और इस तरह का कोई एक प्लान होता, तो फिर वो एक मिसाइल पे नहीं रुकना था प्रोसेस, उसके पीछे दूसरे मिसाइल आने थे, उसके पीछे दूसरा कोई एयर रुकती वो। इसमें अगर देखा जाए, अगर पैटर्न देखा जाए, तो उसमें ह्यूमन ह्यूमन एरर लगती है। और उसके बाद इंडिया ने उसका कन्फेशन करके उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अगर कैंपेन करने का इरादा होता तो वो कहते हाँ जी, एक्सेप्ट कर लेते कि हमने मारा है, आपने जो बिगाड़ना है हमारा बिगाड़ दें। हालांकि वो हालात इसी तरह है कि 3 दिन के बाद उन्होंने सारी कहा, पाकिस्तान को उन्होंने ज्यादा सीरियस नहीं लिया और इस साइड से भी ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया, क्योंकि आपके कुरैशी साहब ने उसका बजाय कोई अच्छे तरीके से उसको रिटेलिएट करते उन्होंने जुगतबाजी शुरू कर दी कि शायद भारत को चाय की तलब हो रही है। मेरा मतलब जुगतबाजियों से तो फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती। लेकिन कुरैशी साहब, जो मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी जब थर्ड वर्ल्ड वॉर यूक्रेन जल रहा है और पाकिस्तान के अंदर हालात इतने खराब हैं, वो मुल्तान के अंदर बिलावल की लॉन्ग मार्च को रोकते रहे हैं। वो फॉरेन मिनिस्टर की बजाय वो एक एमएनए और अपने लोकल सियासतदान है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को एक अच्छे फॉरेन मिनिस्टर की जरूरत है जिसके फोकस सिर्फ फॉरेन पॉलिसी पे हो। हमारे अच्छा अनफॉर्चुनेटली साजिद जो इस साहब, वक्त। आपने जी कहा जी। ये ह्यूमन एरर माना जा सकता है। एक एटॉमिक मुल्क, उसका मिसाइल गलती से एक ह्यूमन एरर कैसे कहा जा सकता है? और अगर खुदा ना खास्ता इसकी जगह कोई और मिसाइल आके लग जाता और बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाता तो क्या हम उसको भी ह्यूमन एरर ही समझते? नहीं, देखें, सरकमस्टांसेस एवरी केस जो होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन इसमें देखें कि वहां से ह्यूमन एरर ही है, क्योंकि उसकी वजह ये कि उसके पीछे जो हमारा तो कैंपेन आती एक है कबूतर ना, एक माफी का मिसाइल के। हकदार नहीं होता है। अगर अगर एक कबूतर हदूद क्रॉस कर जाता है, पाकिस्तान से इंडिया में चला जाता है, तो हमारे कबूतर से भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन इसमें ये बताऊं कि आपकी बिल्कुल कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ होती है। इन्होंने अल्टीमेटली विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक दूसरे से कम्युनिकेट किया होगा, रडार सिस्टम में देखा होगा, सारा कुछ सर्कमस्टांसेस के लिहाज से। और दोनों मुमालिक में उसमें रिटेलिएशन नहीं आई। अगर उस पे इनको नजर आता कि उन्होंने जानबूझ के किया, तो पाकिस्तान ने भी फिर रिटेलिएट करते, जाहिर है। और दूसरी तरफ से अगर उन्होंने कन्फेशन करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, तो इट मींस कि देयर वाज अ ह्यूमन एरर। लेकिन उसमें देखा जा सकता है कि अच्छा, पहले इसमें अगर आप एटॉमिक पावर्स की बात करते हैं, तो पहले आपकी फजाई झड़पें भी हो चुकी हैं और उसमें आपने कोई एटॉमिक एक्सरसाइज नहीं किया। एक दूसरे को बड़े सेफ्टी के, जब कुलभूषण साहब यहाँ आपके वो आए थे, उस वक्त भी आपने बड़े, पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया था, जानी नुकसान ना करने की कोशिश की थी। जब वहां से आए थे तो मुजफ्फराबाद के पास उन्होंने भी जानी नुकसान ना करने की कोशिश की थी। तो दे आर वेरी केयरफुल, बोथ कंट्रीज आर वेरी केयरफुल उसमें। लेकिन मैंने, मेरा जो उसमें इशू ये था कि जी। उसको सही तरीके से सफारती उस पे आपने चीजें एक्सरसाइज नहीं की। 3 दिन के बाद हम्म। मोईद यूसुफ साहब को याद आया कि मुझे इस पे कुछ बोलना चाहिए, और कुरैशी साहब ने बोलने की बजाय जुगत मार दी उसके ऊपर। तो मेरा मकसद ये हम्म। था कि हमारे सियासतदान हैं, इनकी टेबल्स के ऊपर सियासत है, फॉरेन पॉलिसी नहीं है। फॉरेन पॉलिसी में हमारा फेल्योर है। जिस तरह कि मैंने आपको पहले अर्ज किया कि चाइना में गए खान साहब, तो वो उन्होंने ओलंपिक पे बुलाया था, बायलैटरल वहां पे ट्रिप, और वो ऐसे टाइम पर कराया जब दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार के धाने पर खड़ी थी और सारी दुनिया एक तरफ थी, और आप रशिया चले गए। और फिर आपने ये जवाब पेश किया कि हम वहां से पाइपलाइन लेने गए हैं। पाइपलाइन कैसे बनाएंगे जब वो कंट्री सैंक्शंस का शिकार होगा? इस वक्त उनको अपने इस वक्त करेंसी और दूसरे जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं उसका फिक्र पड़ी है रशिया को। लेकिन खान साहब वहां से पैसे लेने चले गए, खान साहब वहां से अपने पाइपलाइन लेने चले गए। और बिल्कुल उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी रिसेंटली आपने आईएमएफ के पैकेज के लिए आपने पाकिस्तान के अंदर आपने लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की हैं। तो बिल्कुल मेरे हम्म। कहते हैं ना, एक हाथ को नहीं पता कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक ह्यूज कंफ्यूजन है कि कोई भी, वो कहते हैं, अब पहले मैं खुद कहता था कि बड़ी अच्छी बात है कि चीजें एक पेज पर हैं। अब तो ना पेज है, ना चीजें हैं, ना कोई आइडियोलॉजी है। घंटों के हिसाब से बस वो लोग एक दूसरे को जो है वो बता रहे हैं। कोई कहता है 24 घंटे खतरनाक है, कोई कहता है 48 घंटों में चीजें हो जाएंगी। तो ये बस घंटों के हिसाब से चल रहा है शाजिया। इस पे फिर
इस पे क्या बोला जा सकता है। उसी तरह आपके मिसाइल भी इधर उधर होते हैं, चीजें कोई आप मिसाइल की बातें कर रहे हैं, आपके दूसरे बॉर्डर पे टीएलपी वाले मुसलसल अटैक कर रहे हैं, आपका मीडिया उसको मीडिया बोल नहीं पा रहा उस पर। हुँ। अच्छा, साजिद साहब, रूस और यूक्रेन जो जंग चल रही है उसके ऊपर यूरोप की जानिब से भी पाबंदियाँ लगाई गई हैं, अमेरिका की तरफ से भी रूस के ऊपर सैंक्शंस मौजूद हैं। ये पाबंदियाँ अपनी जगह, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जो रूस और यूक्रेन जंग है इसका नतीजा क्या निकलेगा? खित्ते पे इसके क्या असरात होंगे और आइंदा जो थोड़े कमज़ोर ममालिक हैं उनके लिए जो ज़रा स्ट्रॉन्ग ममालिक होंगे उनकी पॉलिसी क्या होगी? देखिए, इस पे मैं रशिया है उसका सबसे बड़ा जो उसका वजह है, वो रीजन अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी है। देखें, आजकल जो अमेरिका के स्टीयरिंग व्हील पर लोग बैठे हैं, ओबामा के वाकयात हैं, उसके ट्रेनर उसके शागिर्द हैं सारे। और ओबामा साहब एक कमजोर अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। उस दौर में चेचनिया में रशिया ने उनको टेस्ट किया, उस दौर में पुतिन ने उनको क्रीमिया में टेस्ट किया, उस दौर में सीरिया जो है उन्होंने केमिकल वेपन यूज किए करना शुरू कर दिया। तो ये उसी का रिजल्ट है इस वक्त। अमेरिका कुछ हुँ, नहीं हुँ। करेगा, रशिया मनमानी करेगा। रशिया का प्लान है यूक्रेन तक आने का। रशिया बताना चाहता है अमेरिका को कि नेटो की मेंबरशिप आप ना दें उस एरिया में, क्योंकि ये भी स्नब करते रहे हैं। जितनी छोटी बाल्टिक स्टेटें थी उनको नेटो की मेंबरशिप दे के अमेरिका भी वहां पे अपने मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता रहा है, जो पुतिन उसको दे डिडंट लाइक इट। अल्टीमेटली ही इज ट्रेन्ड बाय द केजीबी, और वो बड़ा एक मंझा हुआ रशियन लीडर है। और दूसरी साइड पे आपको पता है अमेरिका के अपने इंटरनल इश्यूज हैं, हुँ। पॉलिटिकल अनरेस्ट है वहां पर भी। और जो इस वक्त रजीम चला रही है अमेरिका को, उनको अंदरूनी मसाइल हैं और वीक फॉरेन पॉलिसी है। इस वक्त मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि वो कहते हैं कि इस वक्त बाइडन रशिया पुतिन को अपना एनवायरमेंट के इश्यूज पे अपना पार्टनर समझते हैं और उसको लूज नहीं करना चाहते। वो हुँ। यूक्रेन लूज कर जाएंगे, लेकिन रशिया जो है उसको अपना एनवायरमेंटल पार्टनर जो है वो समझते हैं। और दूसरा, रशिया पुतिन उनकी मदद कर रहा है ईरान के साथ एटॉमिक दोबारा वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, जो कि ट्रंप साहब ने सस्पेंड किया था। तो इस वजह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डजंट वांट टू लूज पुतिन, और उस पर ज्यादा हार्श नहीं होना चाहते वो। आपने देखा होगा हुँ। कि यूक्रेन पे अटैक होने के बावजूद काफी दिनों तक जो है वो अमेरिका अपना ऑयल सप्लाई रशिया से ऑयल खरीदते रहे उनसे। और हुँ। उनको खतरा है, अमेरिका इस वक्त जो है वो खौफ का शिकार है कि अगर जी। इस पे हमने ऑयल और गैस सप्लाई अगर बंद की तो यूरोप बहुत बड़ा इक्तिसादी बहरान आएगा यूरोप में। और उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट अमेरिका के अंदर भी आएगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त अमेरिका अपना ऑयल नहीं निकाल रहा, और अगर रशिया पे एम्बार्गो ये सारी चीजें आती हैं, ऑयल प्राइसेस जो है वो 200 150 200 तक जाएंगे। और उसका सबसे ज्यादा असर जो होगा अमेरिकन अवाम पर होगा। महंगाई का एक बहुत बड़ा सैलाब आएगा वहां पे, जो कि मैं समझता हूं कि अमेरिका के लिए खुद हेल्दी नहीं है। और बिल्कुल इस वक्त इसी तरह लग रहा है कि अगर सैंक्शंस और ऑयल सप्लाई रशिया के उसकी जो मार्केट है रशिया की, उसको ज्यादा हुँ। अगर टाइट किया गया तो उसका रशिया तो सफर करेगा ही करेगा। लेकिन तो ये एक चीज है। और दूसरा, इस बात ये है शाजिया कि इनकी इनके इराक में जाना इनका गलत डिसीजन था। अफगानिस्तान से जिस तरीके से निकले वो गलत डिसीजन था। इनके इंटेलिजेंस फ्लोर है। और आज इसमें जी। इसकी बात ये करना चाहूंगा कि जनरल मिली जो उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि रशिया अगर आया तो कीव 3 दिनों के अंदर, इनकी थी कि 3 दिनों के अंदर अंदर कीव जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक भी कीव खड़ा है। रशिया उसको टेक ओवर नहीं कर सका। और यूक्रेनियन दे आर फाइटिंग। तो और वो चीजें अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर सकें, ये चैलेंजेस है इस वक्त अमेरिका की हुँ। फॉरेन पॉलिसी के, अमेरिका की कमजोर दिफाई स्ट्रेटजी के। ये सारे वो मसाइल हैं, और इससे दुनिया जो है वो बैलेंसलेस हो चुकी है। balance of power has been disturbed. There's a vacuum of leadership.
और ये सारे मसाइल जो हैं। और इस पे आपकी एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि आज अगर रशिया यूक्रेन में गया है, कल को चाइना ताइवान में जाएगा, बल्कि वो थ्रेट कर चुके हैं चाइनीज कि अगर अमेरिका ने ताइवान को असला सप्लाई किया तो इट मींस दे आर गोइंग अगेंस्ट अस एंड वी विल रिटेलिएट। उन्होंने धमकी दे दी है बिल्कुल चाइना ने अमेरिका को। और इस वक्त एक अलायंस बन रहा है। आज आपको पता होगा जेक सॉलिवन जो कि अमेरिका के एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने एक मिलना था आज चाइनीज काउंटर पार्ट से। तो उसमें जो डिस्कस हो रही है चीज वो ये है कि चाइना और रशिया का अलायंस बन रहा है अमेरिका के खिलाफ। चाइना इस वक्त रशिया को सपोर्ट दे रहा है कि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस जो अमेरिका ने लगाई हैं उसमें चाइना रशिया की मदद करना चाहता है, जो कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। और मैं यहाँ पे एक और बात मेंशन करना चाहूंगा कि इस वक्त चाइना और रशिया दोनों मिलकर डॉलर एज ए करेंसी उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर इंटरनेशनल ट्रेड और ऑयल ट्रेडिंग डॉलर से हटके किसी और करेंसी में हुई तो इट विल बी अ ह्यूमंगस क्राइसिस फॉर अमेरिकन इकोनॉमी। अच्छा, साजिद साहब, ईरान और इराक में मौजूद इराक में अमेरिकी कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक करता है। आपके पास उसकी यकीनन काफी डिटेल मालूमात में होंगी। इसराइल सीरिया में अटैक करता है। आप क्या समझते हैं, क्या जो इसराइल का बदला है वो अमेरिका चुका सकता है? ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है कि इसराइल जो है वो सीरिया में अटैक करता है और साथ ही इराक में मौजूद अमेरिकी कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक कर देता है। अगर इस तरह से बदला लेने की चीज चलती रही तो अमन कब आएगा? कब जो है वो दुनिया में कुछ सुकून के पल नसीब होंगे तमाम शहरी जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको? देखिए, इराक में जो अरबील में अमेरिकन कौंसल जनरल के पास जो ईरानियन मिसाइल जो है वो आके गिरे, वहां पे अटैक किया गया। वो एक सिंबलाइज, मैं एक छोटी सी करना चाहूंगा बात। इराक के अंदर इस वक्त जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं, हालांकि वो एडवाइजरी पोजीशन में है, वो दे आर नॉट इन अ फाइटिंग मूड, और उनका वहां पे रहने का मकसद भी यही है कि इराक की आर्मी को ट्रेन किया जाए, उनको एडवाइज किया जाए। लेकिन ईरानी इस वक्त जो है वो भी फायदा उठा रहे हैं अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने भी मिसाइल टेस्ट किए वहां पे लॉन्ग डिस्टेंस। तो इस वक्त जो भी एनिमीज अमेरिका के हैं वो अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी और जो बाइडेन की कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। जो ईरान ने मिसाइल वहां पे फेंके हैं उसका दर हकीकत उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये समझते हैं कि अमेरिका के इराक के अंदर जो थोड़े बहुत अमेरिकन सोल्जर मौजूद हैं वो भी वापस चले जाएं और उनका कंप्लीट कंट्रोल इराक पे भी हो, और ईरान का इन्फ्लुएंस सीरिया, इराक और उस सारे टेरिटरी के अंदर बहुत ज्यादा हो, जो कि डायरेक्ट थ्रेट टू द अमेरिकन इंटरेस्ट। लेकिन अमेरिका उस पे, जिस तरह मैंने पहले कहा, जितने बाइडेन साहब खुद एक मर्दे बीमार हैं, ज़हीफ हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह उनकी फॉरेन पॉलिसी है, बिल्कुल खामोश है, उस पर रिटेलिएट नहीं किया उन्होंने ईरान के अटैक की वजह से। और इसमें अमेरिका की एक कमजोरी नजर आ रही है और अमेरिका के सारे दुश्मन ये देख रहे हैं, और अगर इन्होंने इस पर रिएक्ट ना किया इन चीजों पे तो ये अमेरिका के लिए फ्यूचर में ठीक नहीं होगा। दूसरे जो इनके दुश्मन है वो भी इस पे इसी तरह अटैक करते रहे और कमजोरियों का फायदा उठाते रहेंगे। जी, बिल्कुल कमजोरियों का फायदा उठाते रहेंगे और इसके लिए जरूरी है कि ममालिक अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करें और हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी बेहतर करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया साजिद तारक साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और साजिद तारक साहब को इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू शाजिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।